हाय दोस्तों, आज हम बात करने वाले जेएम फाइनेंशियल शेयर के बारे में। बता दूं पिछले एक साल का इसका प्रदर्शन जो रहा है बल्कि माइनस में रहा है, ना के बराबर तो छोड़ो माइनस में रहा है। इवन बेंचमार्क अपने जो निफ्टी 50 और निफ्टी फाइनेंशियल जो है उसको भी बीट नहीं कर पाया। तो आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। बता दो कि भाई साहब लालच सबके अंदर आता है। जब मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी, ये रिपोर्ट की बता रहा हूँ कि लालच सबके अंदर आता है, आपके अंदर आता है, मेरे अंदर भी आता है। लेकिन जब किसी कंपनी के अंदर में आता है तो कितने घरों का चूल्हा, कितने लोगों को परेशानी, कितने परिवार को रोटी नहीं मिलती है। सबसे बड़ी समस्या इस बात की है और यही कारण है 21 दिन में पैसा डबल। अक्षय कुमार का डायलॉग याद आता है, इस कंपनी ने सीरियस ले लिया था। पहला नंबर यहाँ पे आता है आरबीआई की कार्रवाई। मार्च 2024 में आरबीआई ने जेएम फाइनेंशियल पर इसलिए रोक लगा दी थी कि शेयर और डिबेंचर्स के बदले ये लोन दे रहे थे। जिनको नहीं पता बता दूं कि शेयर अगेंस्ट आप लोन ले सकते हो, ठीक है। म्यूचुअल फंड अगेंस्ट अगर आप लोन ले सकते हो और आपके पास यहाँ पे एफडी है, बैंक में एफडी पड़ी तो उसके बदले लोन ले सकते हो। मतलब कि अगर आप जैसे आप गोल्ड लोन दे के लोन लेते हो, आप कार दिखा के लोन लेते हो, खेत दिखा के लोन लेते हो, होम लोन दिखा के वो लोन लेते हो, मतलब ये चीजें हैं, ठीक है। कारण क्या था, आरबीआई ने अपने खातों की जांच के दौरान उसको पता चला कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। जब उन्होंने जांच की तो उन्होंने जो देखा कि लोन देने की प्रक्रिया है जिसमें बड़ी खामियां पाई गई हैं और खास करके उसमें पाई गई हैं जहां पे आईपीओ फाइनेंसिंग के लिए है। आईपीओ फाइनेंसिंग जिनको नहीं पता बता दूं कि अगर आपको आईपीओ में पैसा लगाना है तो ये जेएम फाइनेंशियल यहाँ पे पैसा देती है, आपको लोन देती है। कैसे कि अगर आपके पास लोन आपके पास कोई शेयर पड़े हुए हैं, एफडी पड़ी हुई, म्यूचुअल फंड पड़ा हुआ है तो उसके बदले आप पैसा ले लीजिए और वहाँ पे लगाइए। मतलब कि प्रॉब्लम कहाँ हुई आरबीआई की, भैया वो भी रिस्क शेयर मार्केट से रिलेटेड वो भी है, क्योंकि शेयर है वो भी रिस्क में है, जहाँ पैसा लगा रहे हैं वो भी रिस्क है, इसीलिए आरबीआई ने यहाँ पे रोक लगा दी। इसका कारण क्या, जब बाहर निकल के न्यूज आई मीडिया आउटलेट में, टीवी में, अखबारों में, तब यहाँ पे जो इन्वेस्टर था उसका यहाँ पे उनको पता चला और यहाँ पे उनका विश्वास जो टूटा। और जो विश्वास टूटा तो सिंपल बात है, जो अपना जो शेयर इन्वेस्ट करने वाले थे शेयर में वो तो ना के बराबर करने वाले हैं। इवन जो होल्ड करके बैठे थे उन्होंने बेचना शुरू कर दिया और सबसे बड़ा कंपनी का डाउनफॉल यहीं से शुरू हुआ। अब आता है दूसरा पॉइंट, सेबी की जांच। इसी दौरान सेबी भी अपने एक्शन में आती है और यहाँ पे कंपनी की कुछ डेट इशू जो हैं और यहाँ पे उनसे जुड़ी संस्थाओं से जो गतिविधियां यानी कि एक्टिविटी है उनकी जांच की थी और उसमें इससे कुछ डाउट यानी गड़बड़ी मिली थी। कारण क्या था, यह जांच आईपीओ फाइनेंसिंग, जैसे वही जो मैंने बताया आईपीओ के लिए फाइनेंस जो था, और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स यानी कि एनसीडी सब्सक्रिप्शन के लिए यहाँ पे दिए गए जो लोन थे यहाँ पे पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंट नहीं थे। इवन रूल रेगुलेशन भी फॉलो नहीं कर रहे थे। कंप्लायंस की तो बात छोड़ो, अनुपालन का तो बात ही छोड़ो। तो इससे यहाँ पे सेबी भी एक्शन में आते हैं और सेबी भाई साहब रोक लगा देती है कि भाई ये आईपीओ फाइनेंसिंग नहीं कर सकते हैं, आईपीओ फाइनेंसिंग नहीं कर सकते हैं। यहीं से शुरू होता है कंपनी का बुरा समय यानी निवेशकों का भरोसा टूटना, हार्ट ब्रेक ऑफ इन्वेस्टर। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आरबीआई और सेबी की जब जांच हुई और जब इस पर लगा कि यहाँ पे पता चला बाहर लोगों को कि इन्वेस्टर को कि भैया यहाँ पे रोक लगा दिया आरबीआई और सेबी ने, तो इन्वेस्टर का भरोसा टूटा और वो जो इन्वेस्ट करने वाले थे तो उनको तो बात छोड़े तो इन्वेस्ट करने से रहे, जो ऑलरेडी उसमें बने हुए थे होल्ड करके उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। यही कारण था कि यहाँ पे कंपनी पिछले एक साल से कोई प्रदर्शन नहीं कर पाई। इवन जो थे इन्वेस्टर वो बाहर निकलने लगे तो कंपनी का यहाँ पे हालत बहुत खराब हो गई है। सबसे बड़ा सवाल उठता है यहाँ पे कि कंपनी ने ऐसा क्यों किया। क्या कंपनी को पता नहीं था? पता था। बता दूं कि दो सबसे बड़े कारण हो सकते हैं, ज़्यादा पैसा कमाना, लालच, ठीक है। दूसरा यहाँ पे कि सेक्टर में धाक जमाना कि भैया हम सबसे बड़े राजा हैं, हमारे पास मार्केट शेयर है अच्छा खासा, ठीक है, मैनिपुलेशन जिसे कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंपनी का क्या रीजन, यहाँ पे फीस और कमीशन के से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहती थी। बता दूं कि जेएम फाइनेंसिंग जब यहाँ पे आईपीओ फाइनेंसिंग के लिए यह काम करती थी, इसका मतलब है कि मार्केट में जब कोई नया आईपीओ आता था या छोटा हो या बड़ा, ठीक है, जब आता था तो पैसा कमाने के लिए लोन देती थी, क्योंकि शेयर के बदले यहाँ पे लोन देती थी। भाई हाँ ये शेयर मुझे दे दो और उस पर आप लोन ले लो, आईपीओ में पैसा लगाओ, ठीक है। जितना ज़्यादा लोन लेगी उतना ज़्यादा कंपनी को यहाँ पे इंटरेस्ट और यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस मिलेगी। और कंपनी ने इसी लालच के दौरान ये सारा काम किया। ज़्यादा ग्राहकों को यहाँ पे लुभाने के लिए बोले कंपनी ने ऐसे लोन दिए ताकि जिसमें ज़्यादा रिस्क हो, क्योंकि भाई शेयर वो भी तो है जिसको जो अगेंस्ट यहाँ पे सिक्योरिटीज दे रहे हैं वो भी तो एक शेयर ही है। और यहीं पे हो यहाँ पे मतलब यहीं पे आते हैं सिक्योरिटी का इशू। बार बार यहाँ पे इवन ये भी देखा गया कि एक ही कस्टमर को 15, 20, 30 बार यहाँ पे लोन दिया गया उसको, जो आरबीआई के नियम के बिल्कुल खिलाफ है कि लगातार किसी को आप लोन लगातार नहीं दे सकते हो, खासकर के ऐसे सेक्टर में जहाँ बहुत ज़्यादा रिस्क हो। तो कुछ खास ग्राहकों के लिए स्पेशल इनका ये था और दे भी रहे थे। तो यही सबसे बड़ा कारण था कि कंपनी का लालच। अब यहीं पे बात आती है यहाँ पे आईपीओ की मांग यानी कि इन्फ्लेशन डिमांड या फिर बोले मैनिपुलेशन, सीधा ये बोलो कि भैया यहाँ पे मैनिपुलेट करना। आईपीओ फाइनेंसिंग का जब यहाँ पे दिखावा था कि आईपीओ की मांग जब बढ़ेगी यहाँ पे तो लोग यहाँ पे बोली बढ़ जाएगी और लोग इसके प्रति अट्रैक्ट होंगे। जब अट्रैक्ट होंगे तो सिंपल बात है यहाँ पे आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा। जब ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा तो यहाँ पे मैनिपुलेट ही कहते हैं इसे। जैसे कि आप छोटे मोटे जो इन्वेस्टर रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको लालच बढ़ेगी और देखते नहीं आप कोई भी ऐसे शेयर जो मार्केट में कंपनी आती है वो ओवर ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाती है, जो ऑलरेडी मार्केट अच्छी ठीक है
है ही नहीं, लेकिन वो भी की हो जाती है। मतलब इसके पीछे कहीं न कहीं बहुत बड़ा गोरख धंधा ऐसा चल रहा है, ऐसा माना जा सकता है। बाकी तब भगवान जाने इसके पीछे क्या हो सकता है, लेकिन जिस हिसाब से डेटा निकल के आ रहा है, समझ में यही आ रहा है कि भाई साहब कुछ ना कुछ तो दाल में काला है दोस्तों। अब बात होती है फ्यूचर ग्रोथ जेएम फाइनेंस की। फ्यूचर ग्रोथ और प्रॉब्लम को कैसे टैकल कर रही है। ये सारी प्रॉब्लम तो हो गई, सारे में हमेशा चलने वाली नहीं है, तो इनसे निपटारा क्या कर रही है। तो कंपनी का ऐसा कहना है कि हमने सारा यहाँ पे अपना जो है टीम बना ली है, सब कुछ हमने निपटारा कर दिया है। तो आरबीआई की जो यहाँ पे रोक लगाई थी दिसंबर 2024 में हटा ली उन्होंने, और जो यहाँ पे मार्च 2025 में लगभग सेबी ने भी अपनी रिपोर्ट यहाँ पे जो उनके रोक लगाई थी उन्होंने हटा ली है। कंपनी अब कुछ नए सेक्टर में यहाँ पे मतलब उन्हीं में कुछ नए यहाँ पे कैटेगरी में इन्वेस्ट करने की प्लान बना रही है। जो उनकी रणनीति जो नई स्ट्रेटजी है, बता दूं कि पहले नंबर अब ये वेल्थ एंड एसेट मैनेजमेंट में काम करेगी। दूसरा यहाँ पे प्राइवेट मार्केट में भी काम करेगी, जैसे कि इक्विटी हो गया, स्ट्रक्चर क्रेडिट हो गया, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट एसेट हो गया, इसमें काम करेगी। तीसरा यहाँ पे अफोर्डेबल होम लोन देगी, जो एक अफोर्डेबल हो, जो दे सकें जो, ठीक है, उस पर काम करेगी। और चौथा सबसे बड़ा पॉइंट उन्होंने बताया कि हम न्यू टीम बनाए हुए हैं, खास करके जो सेबी और आरबीआई जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करने के लिए, ताकि हम उसके अंदर रह के काम करें, ताकि जो भी हो ट्रांसपेरेंट हो। ठीक है, अगर कंपनी का सब कुछ ऐसा अच्छा रहा और 2028 तक सब कुछ सही हो गया, सब 26-27 तक 28 तकरीबन 3 साल का अगर डेटा देखें सब कुछ सही हो जाता है, तो आने वाले समय में इसकी जो फ्यूचर ग्रोथ है लगभग डबल हो जाएगी। फ्यूचर ग्रोथ डबल होने का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें डबल होने वाली हैं। लेकिन ये चीज़ें अभी कहना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि जो अभी जो कंडीशन है उस हिसाब से अब देखते हैं आगे कंपनी क्या क्या चीज़ें अभी बदलाव करती हैं। फिलहाल अभी कंपनी का यही है कि यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं हम नए सेक्टर में मतलब इनको इन्वेस्ट करना है, नया मैनेजमेंट करना है, नई टीम बनानी है। देखते हैं कंपनी कर पाती है कि नहीं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ दोस्तों। जय हिंद।